हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे, जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं आपके लिए यूपी पैड की ये सीरीज चलाई जा रही है और आप इसको अच्छे से कर रहे हैं। और देखिए, आप अच्छे से इसको करेंगे और आपका अच्छा स्कोर बनेगा। अच्छे से आप करते रहना। और देखिए, आप सभी जानते हैं यूपी पैड के लिए हम चला रहे हैं और इसको अच्छे से कवर करेंगे और प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी करेंगे। जितनी हो सके प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी ये करा सकते हैं। अक्टूबर में एग्ज़ाम करा लें या अक्टूबर के बाद एग्ज़ाम करा लें, लास्ट में अक्टूबर के लास्ट में या शुरू में एग्ज़ाम ये करा देंगे। हालांकि अक्टूबर के आसपास ये एग्ज़ाम करा देंगे। इसलिए आपको तैयारी इस तरीके से बेहतर बना के रखनी है कि बस एग्ज़ाम कभी भी हो, आप नहीं हारेंगे। देखिए, आप सभी जानते हैं कि प्रैक्टिस चल रही है और आज का ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर लगभग ये हमारा छठे नंबर का प्रैक्टिस सेट है। कौन सा? आज ये हमारा छठे नंबर का प्रैक्टिस सेट है। आप सभी जानते हैं कि इसमें आपको सभी चीज देखने को मिल रही है। इसमें साइंस भी, हिस्ट्री भी, पॉलिटी भी, करंट भी, यूपी भी, हर कुछ इसमें देखने को मिलने वाला। हर एक एक दो दो चार चार क्वेश्चन हमने इसमें रखे हुए हैं। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हम इसको रोज लेकर के आते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आज के अपने इस पहले क्वेश्चन के साथ, जैसे कि दिया गया है इसमें कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं स्थित है। ये आपको बताना है कि जो प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं हैं वो कहाँ पर प्रसिद्ध हैं। बताइए। जैसे इसमें दे रखा है कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बताएंगे कहाँ पर है ये देखिए स्थित है छतरपुर में। छतरपुर। अभी आप करेंगे कि छतरपुर है कहाँ। ये छतरपुर पड़ता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। छतरपुर का एक गांव है, मध्य प्रदेश का एक गांव छतरपुर, उसमें ये पड़ता है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए, बात करने वाले हैं कि इसका निर्माण किसने कराया था। जो ये मंदिर ये थे, इनका निर्माण किसने कराया था? इनका निर्माण किसने कराया था? ये निर्माण करवाया था चंदेल शासकों के द्वारा। इसका निर्माण किया गया था। निर्माण की हम बात करने वाले हैं तो किसने कराया था? चंदेल शासकों ने। चंदेल शासकों के द्वारा ये निर्माण किया गया था। और देखिए, बात करेंगे इसकी शैली की, तो इसमें ये किस शैली में बना है? ये है नागर शैली में। नागर शैली, ये नागर शैली में बने हैं। और देखिए, बात करने वाले हैं इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था। देखिए, इनको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? यूनेस्को में इनको शामिल किया गया था 1986 में। कब शामिल किया गया था? 1986 में इनको शामिल किया गया था। अब देखिए, बात करेंगे कुछ और थोड़ी सी, जैसे कि बात कर लेते हैं अजंता की गुफाएं। अजंता या फिर एलोरा। अजंता या फिर एलोरा की गुफाएं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में। ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में ये स्थित है। अब देखिए, बात करेंगे जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। जो यूनेस्को में इसको शामिल किया गया है, तो वो इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया है? देखिए, बात करेंगे कोणार्क के मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर, हम थोड़ी सी इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जैसे कि इसको ये कहाँ पर स्थित है, पहले तो ये लिखेंगे कहाँ पर स्थित है। ये है ओडिशा में। ये कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है। और देखिए, इसको और किस अन्य नाम से जानते हैं? वो कहते हैं ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडा के नाम से इसको जानते हैं। ब्लैक पैगोडा के नाम से इसको जानते हैं। और इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? यूनेस्को की बात करेंगे। यूनेस्को में इसको कब शामिल किया गया था? तो यूनेस्को में इसको शामिल किया गया था 1984 ईस्वी में। कब? 1984 ईस्वी में इसको शामिल किया गया था यूनेस्को में। अब बात करेंगे, देखिए इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण कराया था राजा नरसिंह देव प्रथम ने। किसने करवाया था इसका निर्माण? निर्माण की हम बात करेंगे
तो इसका निर्माण किसने कराया था? राजा नरसिंह देव प्रथम। राजा नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। और देखिए वो कब कराया था? 1250 ईस्वी में। कब कराया था? 1250 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। देखिए इसका जो आकार है वो किस तरीके का है? इसका जो आकार है, इसका आकार है विशाल, एक कोई विशाल रथ के बराबर इसका आकार है, यानी विशाल एक रथ है उसके आकार का ये बना हुआ है। देखिए इसका यह आकार, यह एक देखेंगे, यह एक विशाल रथ के आकार का ये बना हुआ है। तो देखिए विशाल रथ के आकार का, जिसमें 12 जोड़ी, जिसमें 12 जोड़ी सुंदर पहिए लगे हैं, यानी कि सुंदर पहिए हैं। 12 जोड़ी सुंदर पहिए हैं और साथ में और 7 घोड़े हैं। इसमें कितने घोड़े हैं? 7 इसमें घोड़े लगे हैं। ये एक रथ के आकार का है, विशाल रथ के आकार का है, नहीं बहुत बड़ा है, बहुत बड़े रथ के आकार का है। और इसमें 12 जोड़ी सुंदर पहिए लगे हैं और उसमें 7 घोड़े स्थित हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इसका अन्य नाम, यानी कि इसको किसे, कोणार्क के सूर्य मंदिर को और किस नाम से जानते हैं? ब्लैक पैगोडा के नाम से इसको जानते हैं। इसको यूनेस्को में 1984 ईस्वी में शामिल किया गया था। ये कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में ये स्थित है। और इसका निर्माण किसने कराया था? नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। और कब कराया था? 1250 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? थंडर ड्रैगन के नाम की भूमि से किसको जाना जाता है? नेपाल, भूटान, चीन, अमेरिका या फिर इनमें से कोई नहीं? बताएंगे किसको जाना जाता है थंडर ड्रैगन के नाम से। देखिए थंडर ड्रैगन के नाम से जानते हैं इसको हम भूटान को। ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा भूटान। कौन सा हो जाएगा? भूटान इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी राजधानी क्या है? थिम्पू। राजधानी की बात करेंगे, देखिए इसकी राजधानी क्या है? इसकी थिम्पू। राजधानी, मुद्रा, ये बहुत पूछता है एग्जाम में, ये बात आप ध्यान रखेंगे। हम एक दिन को मुद्रा वाला और राजधानी वाला चैप्टर भी लेकर के आएंगे। इसकी मुद्रा की बात करेंगे तो इसकी मुद्रा क्या है? न्यू वर्ल्डम इसकी मुद्रा है। और देखिए बात करने वाले हैं आगे जापान। जापान को क्या कहते हैं? देखिए उगते सूरज का देश। उगते सूरज का देश किसे कहते हैं? जापान को कहते हैं। और देखिए नेपाल को क्या कहते हैं? नेपाल की बात कर लेते हैं। नेपाल एक क्या है? स्थल रुद्ध देश है। कैसा है? स्थल रुद्ध देश है नेपाल। और बात करेंगे देखिए श्रीलंका की बात करेंगे। श्रीलंका इसको क्या कहते हैं? मोतियों का देश। मोतियों का देश किसको कहते हैं? श्रीलंका को। या फिर इसको कहते हैं सिलोन का देश। क्या बोलते हैं? सिलोन का देश। लिखेंगे इसको मोतियों का देश या फिर सिलोन का देश, या फिर सिलोन का देश। सिलोन का देश किसको कहते हैं? श्रीलंका को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है? अगला दिया गया है हाल ही में स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत के लिए कौन सा
विजन पेश किया है, ये आपको बताना है। बताएंगे कौन सा विजन पेश किया है विकसित भारत के लिए। देखिए इसके जैसे कि दिया गया पंचधार या पंचधारा या फिर षष्ठधारा, सप्तधारा, 10 धारा या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर देंगे, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसमें इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये इस समय 2026 में कौन से नंबर का बनाया गया था, ये 26 में कौन से नंबर का बनाया गया था, ये बनाया गया था 80 नंबर का। कौन से नंबर का था, 80वें नंबर का ये स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 15 अगस्त 2026। 15 अगस्त 2026, 15 अगस्त 2026 को ये मनाया गया था। और देखिए बात करेंगे इसमें कि पहली बार वंदे भारत लाल किले के गाया गया था, यानी कि पहली बार जो वंदे भारत गाया गया था वो कब गाया गया था, 15 अगस्त को ही गाया गया था। लिखेंगे 15 अगस्त को ही क्या हुआ है, 15 अगस्त की बात करेंगे, 15 अगस्त को ही पहली बार वंदे भारत पहली बार वंदे भारत लाल किले से गाया गया था। वंदे भारत लाल किले से गाया गया था, लाल किले से गाया गया था। बात करेंगे, देखिए पीएम ने विकसित भारत 2047 तक, क्या विकसित भारत 2047 तक इसका लक्ष्य रखा गया था। और देखिए सप्तधारा की मैं बात कर रहा हूं कि विकसित भारत जो उसका लक्ष्य था 2047 तक। और देखिए इसमें क्या है, पीएम ने कहा था कि इस पूरे देश के लिए सप्तधारा पर फोकस करना पड़ेगा, यानी कि पूरे देश के लिए इस पर हमें किस पर, सप्तधारा पर फोकस करना पड़ेगा। अब देखिए बात करेंगे सप्तधारा क्या चीज है। सप्तधारा ये 7 सेक्टर पर हमें फोकस करना है। कितने पर, 7 सेक्टर पर इस पे हमें फोकस करना है। अब देखिए बात करने वाले हैं अब सप्तधारा के बारे में, थोड़ी सी जानकारी देखते हैं इसके बारे में भी। देखिए जैसे कि सप्तधारा के बारे में बात करेंगे, सप्तधारा इसके बारे में देखते हैं। देखिए इसका अर्थ क्या होता है। देखिए इसका अर्थ होता है विनिर्माण शक्ति, विनिर्माण शक्ति, ये इसका अर्थ होता है। मेक इन इंडिया बात करने वाले हैं। देखिए इसमें दूसरा क्या होता है, ये पहला हो गया। अब बात करने वाले हैं दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, दूसरे नंबर पर कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण करना। आगे देखेंगे इसका उद्देश्य की बात करेंगे। अब हम इसका उद्देश्य क्या है, देखिए इसका उद्देश्य, देखिए इसका जो उद्देश्य है वो है किसान उत्पाद। इसका उद्देश्य क्या है, किसान उत्पाद, जिसका मतलब यह है कि बाजार तक पहुंच सके, यानी कि कोई भी किसान का प्रोडक्ट किसी भी तरीके बनाना है, किसी भी तरीके से कुछ भी हो, धान हो, गेहूं, अनाज, कुछ उससे बनाते हैं तो वो प्रोडक्ट कहां तक पहुंच सके, बाजार तक पहुंच सके, ये इसका उद्देश्य है। यानी कि देखिए इसमें लिखेंगे बाजार तक पहुंच सके, इसका ये उद्देश्य है। और बात करने वाले देखिए इसे पूरे करना, यानी कि इसे पूरे करने के लिए जो हमारा इसका किसान का खाद्य कृषि उद्देश्य संस्करण है, इसमें क्या है, देखिए कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण में इसमें जो है मोटा अनाज होता है उसको और रासायनिक युक्त खाद्य पदार्थ को, रासायनिक युक्त
खाद्य पदार्थ को मोटे अनाज और रसायन मुक्त खाद्य पदार्थ मतलब ये है कि ये जो मोटे अनाज हैं या फिर रसायन खाद्य युक्त पदार्थ हैं, किसी भी प्रकार से पदार्थ होते हैं खाद्य युक्त, उनको क्या, जो खाने की चीजें योग्य होती हैं उसमें क्या करना है कि उनको केमिकल से मुक्त करना है। यानी कि उनको क्या करना है, केमिकल से मुक्त करना है। केमिकल से मुक्त करना, ये इसको लिख लेंगे, आपको ध्यान नहीं रहेगा। तो तीसरी बात करेंगे, तकनीकी और नवाचार पर बल देना। तीसरा क्या है इसमें, तकनीकी और नवाचार पर बल देना। एवं नवाचार पर बल देना। अब एआई तकनीकी की बात करेंगे। देखिए तकनीकी जैसे कि एआई, आप सब अभी अच्छे से जानते हैं कि एआई चल रहा है, और क्वांटम तकनीकी ये वगैरह या फिर रोबोट वगैरह, ये सब क्या है, ये हमारी तकनीक में ही आ जाते हैं। गति शक्ति को फोकस करना, यानी कि चौथा इसमें क्या हो जाएगा, गति शक्ति को फोकस करना। गति शक्ति को फोकस करना, यही एक उसका सप्तधारा का उदाहरण है। और देखिए इसमें एक आता, फिर पांचवा आ जाता है इसमें, रक्षा शक्ति। पांचवा है रक्षा शक्ति। इसमें क्या है कि इसमें हम बात करने वाले हैं रक्षा शक्ति में, हमें पहले आत्मनिर्भरता बनना है, फिर सप्लायर बनना है। यानी कि पहले तो हमें अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है, फिर उसके बाद सप्लायर बनाना है। यानी कि कोई भी माल सप्लाई करने के लिए तो उसको बोलते हैं सप्लायर। चलिए आगे देखिए, इसमें और देखते हैं। अब आगे क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि 14 अगस्त 2026 तक जल जीवन मिशन के तहत सर्वाधिक हर घर जल प्रमाणित गांव वाला राज्य कौन सा है। यानी कि हर घर जो जल वाला मिशन था वो जो चल रहा था, उसका लक्ष्य यह कब तक का था, यह भी हम आपको बताएंगे। और उसमें ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें यह प्रमाणित कर दिया है कि हर गांव में या हर घर में जल पहुंच गया है। जैसे कि इसमें हमारा ऑप्शन दिए गए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, या इनमें से कोई नहीं। और देखिए तो इसमें बना कौन सा है, अपना उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वो कहावत सही है कि टंकी सबके यहाँ लगी होंगी लेकिन पानी अभी तक नहीं पहुंचा होगा। तो इसका लक्ष्य गवर्नमेंट सरकार ने क्या रखा है, देखिए इसकी बात करेंगे तो इसका जो लक्ष्य रखा गया है, पहले 2024 था, अब उसे बढ़ाकर कितना कर दिया है, 2028। पहले क्या था 24, जिससे की वजह से हम पूरा नहीं करवाए थे, मैं भारत की बात कर रहा हूँ। अब उसने क्या करा है, अब उसको बढ़ा करके 2028 कर दिया गया है। अब इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रमाणित गांव वाला, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। यानी कि सर्वाधिक जो जल जीवन मिशन है वो हमारे उत्तर प्रदेश ने पूर्ण किया है। ये बात आप अच्छे से जानते होंगे। देखिए बात करेंगे, अब हम इसमें बात करने वाले हैं जल जीवन मिशन का उद्देश्य है। अब हम इसके उद्देश्य के बारे में देखेंगे। तो इसका उद्देश्य क्या है, देखिए इसका जो जल जीवन मिशन का उद्देश्य है इसके बारे में हम देखेंगे। जल जीवन मिशन का उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है कि हर घर जल, हर घर जल मतलब यह है कि जो टंकी वगैरह या फिर नलकूप, जिसे बोलते हैं नलकूप, नल कनेक्शन, हर घर जल, या फिर जो नलकूप वाला कनेक्शन वो जो चल रहे टंकी वाले, उनकी बात करने वाले हैं। और देखिए इसे कर्ता कर कौन रहा है, मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है, ये
मंत्रालय की बात करेंगे तो जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। देखिए, और इस समय जल शक्ति मंत्रालय के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है? यह है CR पाटिल जी, CR पाटिल, ये इस वक्त इनके अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, अध्यक्ष कह लो या मंत्री कह लो। कौन है? CR पाटिल। अब देखिए, बात करेंगे इसको लॉन्च कब किया गया था। लॉन्च किया गया था इसको, लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2019, इसको लॉन्च किया गया था। तो इसको कब लॉन्च किया गया था? 15 अगस्त 2019 को इसको लॉन्च किया गया था। तो अब इसके कितने साल पूर्ण हो गए थे? 7 साल इसके पूर्ण हो चुके हैं। कितने? 7 साल इसके पूर्ण हो चुके हैं। 15 अगस्त को कितने साल हो गए इसके? 7 साल। 15 अगस्त को कितने साल पूरे हो गए इसके? 7 साल इसके पूरे हो गए हैं। सात साल इसके पूरे हो चुके हैं। और देखिए, बात करने वाले हैं लॉन्च के समय टारगेट क्या था इसका? 2024, और 2024 में 100% हर घर जल उपलब्ध कराना था, जो कि नहीं करा पाए। अब इसका टारगेट क्या बताया था मैंने अभी आपको? 2028, यानी कि अब इन्होंने कहा है कि 2028 तक ये हम मिशन पूरा कर देंगे। कोई बात नहीं। अब देखिए, इसमें 7 साल के आंकड़ों के अनुसार लगभग जो 7 साल के जो आंकड़े हैं, यानी कि 7 साल इसके जो पूरे हो चुके हैं, उसके जो आंकड़े हैं उसके अनुसार 2 लाख गांव में हर घर जल प्रमाणित हो चुका है। यानी कि 2 लाख गांव में हर घर जल प्रमाणित हो चुका है, यानी ये मिशन पूरा हो चुका है। अब बात करेंगे इस मिशन के द्वारा यानी कि लगभग कितने रुपए खर्च किए, कितने लोगों को इसको लाभ मिल चुका है। यानी कि 12.68 करोड़ लोग जल जीवन मिशन के तहत नलकूप कनेक्शन करा चुके हैं। कितने? 12.68 करोड़, इतने लोग कनेक्शन करा चुके हैं। और देखिए, बात करने वाले हैं सर्वाधिक गांव किसमें है। भारत में जो सर्वाधिक गांव है वो किस राज्य में है? और मैंने अभी आपको बताया था कि किस राज्य में है, वो है हमारे उत्तर प्रदेश में, अपने उसमें उत्तर प्रदेश में। अब इसमें देखिए, उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं सर्वाधिक आ जाते हैं गांव, कहां? उत्तर प्रदेश में। अब देखिए, इसकी बात करने वाले हैं कि इसमें राशि की बात करेंगे, कितना कौन सी सरकार देगी? तो देखिए, केंद्र सरकार और ये है स्टेट सरकार, यानी कि हमारी राज्य सरकार। तो देखिए, केंद्र सरकार कितना देगी? 50% केंद्र सरकार का होगा और 50% ही राज्य सरकार का होने वाला है। देखिए, बात करने वाले हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए इजी कनेक्ट मॉडल के तहत शामिल होने वाले भारत का पहला शहर कौन सा है? आपको बताना है कि अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए इजी कनेक्टर मॉडल के तहत जो शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है, ये आपको बताना है। मथुरा, वाराणसी, हैदराबाद, लखनऊ या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कौन सा है। तो वो शहर कौन सा है? वो है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन इसमें 20 में राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। वो उत्तर प्रदेश एक ऐसा शहर है जो इसमें शामिल होने वाला है। अब देखिए, आगे देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन। इसमें इतने काफी है। अगला देखेंगे इसमें कि हाल ही में अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी GE एरोस्पेस से S400 लैब प्रबल पाने वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? ये भारतीय था क्योंकि उसमें थोड़ी सी मात्रा की मिस्टेक थी। बताएंगे इसमें आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, जैसे इसमें दिया गया है कि मिशन धातु निगम लिमिटेड, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, या फिर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा।
देखिए इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा मिशन धातु निगम लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये कंपनी है कहाँ की? ये कंपनी भारतीय राज्य तेलंगाना यानी कि हैदराबाद की कंपनी है। कहाँ की? ये हैदराबाद की, हैदराबाद की एक कंपनी है। ये कहाँ पड़ता है? तेलंगाना। हैदराबाद की कंपनी है, तेलंगाना, ये तेलंगाना में पड़ता है। किससे? S400 से 00 लैब ट्रेवल से इसको मंजूरी दी गई है, यानी कि इसके बाद ये भारतीय की पहली कंपनी है। ये भारतीय की पहली कंपनी यानी फर्स्ट कंपनी है। ये फर्स्ट कंपनी है, फर्स्ट भारतीय कंपनी है। ये फर्स्ट भारतीय कंपनी है। और देखिए ये जो हमारी GE एरोस्पेस कंपनी, ये कहाँ की है? ये USA की, यानी कि ये कहाँ की? अमेरिका। ये अमेरिका की कंपनी है जिसको इसको प्रबल वेज को माना गया है। बात करेंगे, देखिए इसमें अगला क्वेश्चन देखेंगे और क्या दिया गया है इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? यहाँ बताना है कि भारत का कौन सा स्थान इसको मिला है। 99 है, या फिर 101, 116, या फिर 117, या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे कौन सा स्थान है। देखिए इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर दीजिएगा। देखिए आप सभी जानते हैं कि 157 कौन सा है? ये है प्रेस फ्रीडम। ये प्रेस का स्थान है, प्रेस फ्रीडम 197, सॉरी 197। बात करेंगे, देखिए 116 है खुशहाली सूचकांक। खुशहाली सूचकांक 116 है। और देखिए जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है इसमें कितना, कौन सा स्थान है? ये है 127। 127 स्थान है। ऑप्शन नंबर इसमें ई, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया अपना, हाल ही में ICC महिला T20 विश्व कप 2026 कहाँ हुआ था? बताएंगे कहाँ हुआ था? भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, या फिर इनमें से कोई नहीं। कहाँ पर हुआ था ये हुआ था, देखिए कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था इंग्लैंड और वेल्स के बीच, इंग्लैंड और वेल्स में। कहाँ पर? इंग्लैंड और वेल्स। ऑप्शन इसमें बीच में राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड प्लस इसमें वेल्स और कर देंगे में ये हुआ था। और देखिए इसमें जो विजेता हुआ था वो विजेता था ऑस्ट्रेलिया, सॉरी ऑस्ट्रेलिया इसमें विजेता हुआ था। ये इसमें ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा, ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा। और देखिए ऑस्ट्रेलिया कितनी बार बना है? ये 7वीं बार विजेता हुआ है। कितनी बार? 7वीं बार विजेता बन चुका है ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में राष्ट्रीय एकल पुरुष 2026 के तहत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? बताएंगे किसे चुना गया है। ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा इसमें आंसर क्या हो जाएगा। तेजस्विनी शंकर, दिव्या देशमुख, मीराबाई चानू, नीरज चोपड़ा, या इनमें से कोई नहीं। किसे चुना गया है बताइएगा। देखिए जो इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए जो चुना गया है 2026 में, वो किसी को नहीं चुना गया है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें ई, इसमें राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। किसी को भी इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया जाएगा 2026 में। चलिए अब देखिए बात करेंगे कुछ इसके बारे में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी देख लेते हैं। देखिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कब दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं 29 अगस्त को। 29 अगस्त के बाद बात करेंगे 29 अगस्त। अब देखिए 29 अगस्त को ये खेल रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं। ये किसकी याद में दिए जाते हैं? मेजर ध्यानचंद की याद में, मेजर ध्यानचंद
ध्यानचंद की याद में ये दिए जाते हैं। और इसी इनके जन्मदिन पर ये इनका जन्मदिन भी है। ये पुरस्कार दिए जाते हैं 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के बर्थडे पर, यानी कि मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर ये दिए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर ये दिए जाते हैं। इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त को। बात करेंगे, देखिए अब इसमें जो भारतीय खेल रत्न पुरस्कार है उसमें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? तो उसमें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। देखिए इसमें जो पहला पुरस्कार है, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, वो कौन सा है इसकी बात करेंगे। देखिए इसमें जो आता है वो आता है मेजर ध्यानचंद सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार। सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार वो कौन सा है? तो वो है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ऐसे लिखेंगे या पूरी शॉर्ट उसमें लिख देते हैं? चलो लिख देते हैं, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार। देखिए ये दिए जाते हैं, ये हमारा सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। और देखिए इसका जो पहला नाम था क्या था, यानी कि जो जिस समय ये शुरू किया गया था तो उस समय इसका नाम क्या था? उस समय इसका नाम था राजीव गांधी अवार्ड। क्या था पहले इसका नाम? क्या था पहले इसका नाम? क्या था पहले नाम? था इसका राजीव गांधी अवार्ड। राजीव गांधी अवार्ड के नाम से इसको दिया जाता था। और देखिए पहले व्यक्ति कौन थे इसको पाने वाले? इसको पहले व्यक्ति कौन थे जिनको ये मिला था? तो वो थे वो कौन थे? विश्वनाथ आनंद। पहले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद जी को ये पहली बार दिया गया था। और देखिए इसमें 2021 में इसका नाम क्या कर दिया गया? 2021 में इसका नाम क्या कर दिया गया था? फिर 2021 में इसका नाम कर दिया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम कर दिया गया था। ध्यानचंद अवार्ड इसका कर दिया गया था। तो बात करने वाले देखिए इसमें राशि की, इसमें मतलब धनराशि कितनी दी जाती है, राशि की बात करेंगे तो इसमें राशि कितनी जाती है? 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। और बात करेंगे देखिए 2024 में बात करेंगे 2024 में कितने लोगों को मिला था? ये 4 लोगों को मिला था। अब उन 4 व्यक्तियों के नाम बताएंगे। देखिए 4 व्यक्तियों के नाम कौन कौन से? देखिए एक तो आ जाते हैं इसमें जो 4 व्यक्ति हैं, एक तो है मनु भाकर को मिला था। फिर दूसरा मिला था इनको किसको? डी गुकेश को मिला था। तीसरा मिला था हरमनप्रीत सिंह को मिला था। और चौथा प्रवीण कुमार को। किसको मिला था? प्रवीण कुमार को। और देखिए 2026 में ये खेल रत्न पुरस्कार यानी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे। 2026 में ये किसी को भी नहीं मिलेगा। और 2024 की बात करेंगे तो ये मैंने आपको 4 व्यक्ति बता दिए थे जिनको 4 व्यक्तियों को मिला था। मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत और प्रवीण कुमार को। इनको 4 व्यक्तियों को मिला था ये। और देखिए बात करेंगे इसके बाद आ जाता है कौन सा? मैं देखिए आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद आता है अर्जुन अवार्ड। कौन सा आता है? अर्जुन अवार्ड आता है। ये 4 साल में प्रदर्शन के दौरान दिया जाता है, यानी कि 4 साल के बाद ये दिया जाता है, यानी कि जो 4 साल तक उसमें प्रदर्शन रहेगा उसके लिए दिया जाता है, यानी कि परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है 4 साल के लिए। इसमें धनराशि कितनी जाती है? अर्जुन अवार्ड में धनराशि दी जाती है 15 लाख रुपए। कितनी? 15 लाख रुपए इसमें धनराशि दी जाती है। और देखिए बात करने वाले हैं
कि 2026 में ये किन किन व्यक्तियों को मिलने वाला है। देखिए 2026 में कितने व्यक्तियों को मिलने वाला है, 2026 में मिलेगा ये 17 व्यक्तियों को ये मिलने वाला है। अब बात करेंगे देखिए उन 17 व्यक्तियों के बारे में, उनकी बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। देखिए राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार 2026, देखिए बात करेंगे खेल रत्न पुरस्कार के 2026 के बारे में। उसके अध्यक्ष कौन थे, अरुण कुमार मिश्रा। कौन थे, अरुण कुमार मिश्रा। ये इसमें कौन अध्यक्ष थे, अरुण कुमार मिश्रा। अध्यक्ष कौन थे, अरुण कुमार मिश्रा इसके अध्यक्ष थे, अध्यक्ष हैं। और बात करने वाले देखिए अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये किसको दिया गया था, ये दिया गया है आई अरुमैन गायन को। ये कौन है, ये फुटबॉल के इनसे संबंधित है, इनका यानी कि फुटबॉल के खिलाड़ी है ये। और बात करेंगे अर्जुन अवार्ड 2026, देखिए ये कितने व्यक्तियों को दिया गया था, ये 17 व्यक्तियों को दिया गया है अर्जुन अवार्ड। अब बात करेंगे वो 17 व्यक्ति कौन कौन से हैं। देखिए पहले आपको पता ही है, जो मैंने अभी बताया था आपको, तेजस्विनी शंकर। ये सभी के सभी 17 व्यक्ति आपको याद रखने हैं और इनका संबंध किससे है ये आपको सभी को याद रखने हैं। देखिए 6 व्यक्ति ये हैं और इधर को याद करेंगे। और देखिए बाकी सारे नाम इधर देखें, इनको सभी को आपको याद रखना है कि इनका संबंध किस खेल से है, ये जरूर आपको देखने हैं, ये आपको याद रखने हैं। सभी के सभी टोटल याद करने हैं। 17 के 17 व्यक्ति मैंने आपको दे दिए हैं, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं पता कौन किसको पूछ देगा। ठीक है, आप उसको टेंशन न लेना, आप इनको याद करेंगे अच्छे से और आप उसे कर देंगे। चलिए ये आपको याद करना है बहुत अच्छे से, ये मैंने आपको बना करके दी है, आप इसको अच्छे से करेंगे। आगे देखते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में रूस ग्रैंड सेंट मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, आपको बताना है। बताइएगा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, उदित नारायण, प्रवीण कुमार, सुदर्शन पटनायक या फिर अरविंद गोस्वामी। बताएंगे कौन थे। देखिए इसमें जो हमारे आंसर हो जाएगा वो कौन है। देखिए ये जो है हमारे, देखिए सुदर्शन पटनायक जी की बात करेंगे तो ये जनगणना जो हो रही है 16वें नंबर की, उसके कौन है, ब्रांड एम्बेसडर। जनगणना 2026 की जो जनगणना हो रही है 26-27 की, तो उसके 16वें नंबर की ये जनगणना है, 16वें नंबर की जनगणना है। तो उसके कौन है, ब्रांड एम्बेसडर है। ये कौन है, ब्रांड एम्बेसडर सुदर्शन पटनायक। और यही है इनको जो ये दिया गया है ग्रैंड सेंट मास्टर का ये कब दिया गया है, वो यही है, इन्हीं को ये मिला है, सुदर्शन पटनायक को। चलिए देखते हैं अब आगे अगला क्वेश्चन। हाल ही में मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। देखिए ये राष्ट्रपति है, क्योंकि मात्रा में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आप ध्यान रखेंगे अच्छे से समझ आएंगे आपको। देखिए एक ही नाम है, मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर, ये किसका नाम है, जो एक राष्ट्रपति हैं, वो आपके कहाँ के, जब हाल फिलहाल में इनको नियुक्त किया गया है, ये निर्वाचित हुए हैं। ये आपको बताना है कि किस देश के हैं, अफगानिस्तान, जापान, भूटान या फिर बांग्लादेश, या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे किस देश के हैं ये। देखिए ये जो बने हैं कौन से नंबर के हैं, ये जो बने हैं 23वें नंबर के हैं। कौन से, 23वें नंबर के ये राष्ट्रपति बने हैं। और देखिए ये कहाँ के हैं, इनकी बात करेंगे तो ये बने हैं बांग्लादेश के। कहाँ के, बांग्लादेश के ये बने हैं। और इन्होंने किसको हराया है, इन्होंने जो हराया था, ये हराया था ओली अहमद को। किसको, ओली अहमद को हराया था इन्होंने। और ओली अहमद को हराने के बाद ये बने हैं। और देखिए बात करेंगे ये ओली अहमद कौन थे, ये छात्रों की तरफ से जो उम्मीदवार थे वो ओली अहमद थे। कौन थे, छात्रों की तरफ से जो उम्मीदवार थे वो ओली अहमद थे। और देखिए इनका चुनाव जातीय संसद में हुआ है, वहाँ की जो संसद है बांग्लादेश की, उसका नाम है जातीय संसद। जातीय संसद चुनाव की बात करेंगे, चुनाव ये कहाँ हुए थे, ये हुए थे जातीय संसद, जातीय संसद, जातीय संसद में ये चुनाव हुए थे। और बात करेंगे देखिए जो वहां के पीएम है यानी कि प्रधानमंत्री हैं, तो वो कौन है, तारिक रहमान। तारिक रहमान, बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री है वो कौन है, तारिक रहमान। इसकी राजधानी की बात करेंगे, राजधानी क्या है, तो राजधानी है ढाका।
ढाका इसकी राजधानी है। और मुद्रा की बात करेंगे, इसकी जो करेंसी है वो क्या है, वो है टका। मुद्रा आपको याद जरूर रखनी है और राजधानी आपको याद जरूर रखनी है, ये एग्जाम में जरूर पूछता है। और देखिए ये तीस्ता नदी जल विवाद, तीस्ता नदी जल विवाद ये किसके बीच है, लिख लेंगे तीस्ता नदी जल विवाद। तीस्ता नदी जल विवाद ये किसके बीच है, भारत और बांग्लादेश, भारत प्लस बांग्लादेश, बांग्लादेश के बीच ये विवाद चल रहा है, ये आप सभी को पता ही है। और देखिए यो सीमा किसके बीच किस किस से बनाता है, बात करने वाले हैं कि भारत के कितने राज्य से बांग्लादेश की सीमा बनाते हैं। कितने राज्य हैं, 5 राज्य है। वो कौन कौन से हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। दोबारा सुनेंगे, बांग्लादेश से जो भारत के राज्य सीमा बनाते हैं वो कितने हैं, 5। कौन से, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 5 राज्य हैं जो कि बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। आगे देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है कि हाल ही में 220 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले या वाली इतिहास की पहले क्रिकेटर कौन है। आपको बताना है कि 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले जो क्रिकेटर खिलाड़ी हैं वो आपको बताना है कौन से हैं। बताइएगा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, प्रियंका गोस्वामी, हरमनप्रीत सिंह या फिर सुरजीत या फिर तेजस्विनी शंकर या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे इसमें कौन है, तो देखिए इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर ऑप्शन नंबर इसमें डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। चलिए आगे देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन। देखिए उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन आ गया है, इसे भी देखते हैं। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास हेतु वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी। बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1980, 81, 82, 83 या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो इसकी स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, स्थापना की गई थी 1983। ऑप्शन नंबर इसमें डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए एक आता है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन। आपको बताना है, एक क्वेश्चन अगला है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन। लिखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन ये कब किया गया था, तो इसका गठन किया गया था 1 अप्रैल 1969 में, 59 में, सॉरी 1 अप्रैल 1959 में इसका गठन किया गया था। एक आता है उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। देखिए तो उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 1999 के तहत किया गया था। किसके, उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 1999 के तहत इसका गठन किया गया था। किसका, उत्तर प्रदेश विद्युत निकाय आयोग का गठन जो किया गया था वो किया गया था उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 1999। चलिए देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपना क्या दिया गया है इसमें, उत्तर प्रदेश का प्रथम कागज कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, ये आपको बताना है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश में जो प्रथम कागज कारखाना था वो कहाँ पर स्थापित किया गया था, वो स्थापित किया गया था कहाँ पर, लखनऊ में। कहाँ पर, ऑप्शन इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कहाँ पर, लखनऊ में स्थापित किया गया था। और कब किया गया था, ये किया गया था 1879 में इसको स्थापित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है कि अभ्युदय साप्ताहिक पत्र का संपादक किसने किया था। अभ्युदय साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन है, ये आपको बताना है। बताइएगा इसमें आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसको संपादक किसे माना गया है। देखिए इसके जो संपादक हैं जैसे कि प्रताप नारायण मिश्र या फिर मदन मोहन मालवीय या फिर प्रेमचंद या फिर तारामोहन मिश्रा,
ये आपको बताना है कि कौन है। देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा, इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए बड़े ही ध्यान से सुनना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आता है, देखिए इसमें एक आता है हिंदी प्रदीप। इसके जो संपादक हैं किसे माना जाता है? हिंदी प्रदीप के संपादक माना जाता है बाल कृष्ण भट्ट को। देखिए चलो लिख लेते हैं इसको, लिखेंगे प्रदीप, हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप। इसके संपादक कौन है? इसके संपादक हैं बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट इसके संपादक हैं। और देखिए इसका जो इस था, कब किस वर्ष ये प्रकाशित हुआ था? ये हुआ था 1877 में। कब? 1877 में ये प्रकाशित हुआ था। और बात करेंगे कहां से प्रकाशित हुआ था? ये हुआ था वाराणसी से। कहां से हुआ था? वाराणसी से। वाराणसी से ये प्रकाशित हुआ था। और देखिए ये वाराणसी से प्रकाशित हुआ था। और किस भाषा में हुआ था? ये भाषा थी हिंदी, हिंदी भाषा में। भाषा की बात करेंगे इसकी, ये कैसी थी? हिंदी, हिंदी भाषा थी, हिंदी भाषा में ये प्रकाशित हुआ था। और देखिए एक आता है इसमें कवि वचन सुधा। देखिए मैं आपको मोस्ट करा रहा हूं, अच्छे से आपको उनके याद कर रखने हैं। एक आता है देखिए कवि वचन सुधा, दूसरा लिखेंगे कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा। इसके संपादक किसे माना जाता है? कवि वचन सुधा के जो संपादक हैं वो है अपने भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके संपादक माने जाते हैं। और देखिए इसका जो किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ये हुआ था 1867 में, 6-7 1867 में प्रकाशित हुआ था। ये कहां से हुआ था? ये भी वाराणसी से हुआ था, ये भी वाराणसी से प्रकाशित हुआ था। और इसका देखिए इसकी भाषा की बात करेंगे तो इसकी भी हिंदी, ये भी हिंदी भाषा में ही प्रकाशित हुआ था। अब देखिए इसी तरीके से बात करने वाले हैं, आ जाता हमारा पेनियार। एक आता है पेनियार, जो इसके संपादक है रॉबर्ट नाइट। कौन थे? रॉबर्ट नाइट। 1876 में ये प्रकाशित हुआ था। कहां से? प्रयागराज से। और किस भाषा में था? ये अंग्रेजी भाषा में था। और देखिए एक आ जाता है हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन। इसके संपादक भी भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं वह। और देखिए इसे किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? 1872 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था वाराणसी से। और देखिए इसकी भाषा भी कैसी थी? हिंदी। और एक आप सब अच्छे से जानते हैं कि जो हमारा हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है वो कौन सा है? उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड जो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है, उसके संपादक कौन है? पंडित जुगल किशोर। कौन? पंडित जुगल किशोर। 1826 में प्रकाशित हुआ था। कहां से? कानपुर से। और ये किस भाषा में हुआ था? ये हिंदी भाषा में, जो हमारा हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। एक आता है प्रताप, जिसके जो संपादक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी 1910 में इसको संपादक किया गया था कानपुर से। और ये भी हिंदी भाषा में ही प्रकाशित हुआ था। एक आता हमारा स्वदेश। स्वदेश इसके संपादक कौन है? दशरथ प्रसाद द्विवेदी। दशरथ प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक हैं। 1919 में इसको प्रकाशित किया गया था गोरखपुर से। हिंदी भाषा का है ये भी। तो एक आता हमारा हिंदी केसरी। एक आता है हिंदी केसरी, जिसके संपादक हैं गंगा प्रसाद गुप्त। गंगा प्रसाद गुप्त। और इनके जिन्होंने जो संपादक हैं, और इन्होंने जब प्रकाशित किया था किस वर्ष? 1914 में। और देखिए कहां से किया था? वाराणसी से। कहां से? वाराणसी से प्रकाशित किया था। और ये भी हमारा हिंदी भाषा में ही था। और अभ्युदय मदन मोहन मालवीय 1907 में इसको प्रकाशित किया गया था। कहां से? वाराणसी से। कहां से किया गया था? सॉरी, ये इसको प्रकाशित किया था प्रयागराज से, वाराणसी से नहीं था, ये प्रयागराज से प्रकाशित था। और ये भी हिंदी का ही था। समझ गए? आप चलते हैं देखिए अपने अगले क्वेश्चन को लेकर के। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार
राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, ये आपको बताना है कि पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था। देखिए पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो लगा था 1968 में। ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये लगा था 25 फरवरी 1968, 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक, 1969 तक ये रहा था। 1 वर्ष 2 दिन, कितने दिन रहा था? 1 वर्ष 2 दिन, 1 वर्ष 2 दिन तक ये रहा था। और देखिए अंतिम बार कब लगा था, बात करेंगे अंतिम बार। अंतिम बार ये कब लगा था? 8 मार्च 2002, 8 मार्च 2002 को ये लगा था, 8 मार्च 2002 को लगा था। और ये कब तक लगा था? 3 मई 2002, यानी कि ये रहा था 56 दिन तक। लगभग इसका कार्य ये कितने दिन तक रखा था? 56 दिन तक ये लगा था ये शासन। और देखिए टोटल अब तक कितनी बार लग चुका है, टोटल कितनी बार लग चुका है अब तक अपने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन? ये लगा है 10वीं बार, 10 बार, 10 बार ये लग चुका है। टोटल कितनी बार? 10 बार ये लग चुका है राष्ट्रपति शासन। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं, ये आपको बताना है। किस जिले में विधानसभा सीटें सर्वाधिक है, ये आपको बताना है कि लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, मुरादाबाद या इनमें से कोई नहीं। किस जिले में है? देखिए ये जो सर्वाधिक सीटें हैं वो सीटें हैं प्रयागराज में। ऑप्शन इसमें सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज। इसमें कितनी सीटें हैं? 12 सीटें हैं प्रयागराज के अंदर। और देखिए विधानसभा सीट ये कितनी है? 403। कितनी है? 403। और देखिए इसमें बात करेंगे एससी और एसटी के बारे में। ठीक है, इसमें बात कर लेते हैं एससी के लिए कितनी? 84। और एसटी के लिए वो कितनी है? 2। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। इसमें दिया गया कि उत्तर प्रदेश में स्थित अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में स्थित राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताएंगे कि राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, बरेली या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे कहाँ पर इसका मुख्यालय है। देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1831 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? इसका मुख्यालय है प्रयागराज में। कहाँ है इसका मुख्यालय? प्रयागराज में स्थित है। चले अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में लोक अदालतों की शुरुआत कब की गई। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में लोक अदालतों की शुरुआत कब की गई थी। 1885, 1886, 87, 88 या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें जो शुरुआत की गई थी वो शुरुआत की गई थी 1987 में इसकी शुरुआत की गई थी। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि उत्तर प्रदेश में लोक अदालतों की शुरुआत कब की गई थी। 1985, 1986, 87 या फिर 88 या इनमें से कोई नहीं। देखिए लोक अदालतों की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1987 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए अगला इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में देखते हैं। देखिए ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में नागरिक सुरक्षा गठन क्वेश्चन नंबर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 20 है। आपको बताना है कि नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन कब हुआ था, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने और इसका आंसर आप हमें दे देंगे कमेंट बॉक्स में, और ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। और आपको बताना है इन 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं, ये आपको बताना है। और प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है ये भी आप जरूर बताएंगे। सफलता सीरीज है, आपको जरूर सफलता दिलाएगी, इसलिए आप निश्चिंत रहें और अच्छे से इसको करते रहें।
मिलते हैं फिर से अपने। देखिए अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और देखिए आपको पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आपको वहां से इसको ज्वाइन कर लेना है। और देखिए आपको हर वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जाता है, आप वहां से देख सकते हैं हर एक चीज, यानी कि इसमें हमारा हर एक लिंक उसमें दिया गया है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, हमारा टेलीग्राम ग्रुप सब उसमें दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सफलता सीरीज आपको सफलता जरूर दिलाएगी। चलिए मिलते हैं फिर से अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।